वेलकम टू बायोलॉजी पोर्टल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर पैथोफिजियोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इसको एग्ज़ाम में रिपीट भी किया जा रहा है। तो 1907 में एलॉइस अल्जाइमर ने इसको पता लगाया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा भी गया है। बेसिकली होता क्या है कि प्रॉब्लम हो जाती है मेमोरी के साथ। अगर आपकी याददाश्त के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसी को हम अल्जाइमर डिजीज़ कह रहे हैं। बेसिकली आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अरे आप भूल गए हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, मतलब जो ओल्ड एज में जब जाने लग जाएंगे आप 65 से 75 ईयर्स में, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होती है। और मोस्ट टारगेटेड जो पीपल हैं वो कौन हैं? जो 85 के आसपास हैं, जो 85 के आसपास हैं, ऐसे लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव, तो आप ये भी कह सकते हैं उम्र के साथ साथ ये आपको होने लगेगी। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव, मतलब प्रोग्रेसिव मतलब स्लोली, धीरे धीरे। न्यूरो डीजनरेटिव का क्या मतलब है? न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब है न्यूरॉन की डेथ होना। आपके ब्रेन में धीरे धीरे न्यूरॉन की क्या होने लग जाती है? डेथ होने लग जाती है। तो ये इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में या और पार्ट्स में न्यूरॉन की डेथ का होना, धीरे धीरे न्यूरॉन की डेथ का होना। जैसे जैसे आप एज की तरफ जाएंगे न्यूरॉन की डेथ होती चली जाएगी। द डिजीज़ इज़ नोन एज अल्जाइमर। लीड्स टू डिटोरिएशन ऑफ मेमोरी, डेली फंक्शनिंग, लर्निंग एट्सेट्रा। अब जो भी आपका काम है, जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन हिप्पोकैम्पस, देखिए ब्रेन के हिप्पोकैम्पस और एंट्रोरीनल कॉर्टेक्स में ये बेसिकली न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है। न्यूरॉन की जो डेथ होती है बेसिकली वो कौन से पार्ट में हो रही है? हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट में और एंट्रोरीनल कॉर्टेक्स में। यहाँ ब्रेन में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये पार्ट शो होता है। और हिप्पोकैम्पस बेसिकली वो पार्ट है जो आपकी मेमोरी को बनाता है और उसके बाद उसे स्टोर करता है। तो जो अल्जाइमर वाले पेशेंट है उसमें क्या होगा? बेसिकली पुरानी चीज़ें तो उन्हें याद रह भी सकती हैं, लेकिन जो नई है, नई चीज़ें उन्हें नहीं स्टोर होंगी, नई मेमोरी नहीं बनेगी। इसी को हम कह रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर। अल्जाइमर की बेसिकली जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन इसमें दो पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो सबसे पहले हम देखेंगे, किसके बारे में? न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स के बारे में। टैंगल्स का मतलब होता है जो उलझा हुआ हो, फिब्रिलरी मतलब जो धागे की जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरो मतलब योर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनेंगी और वो जैसे धागे की जैसी, और वो आपस में क्या हो जाएंगी? उलझ जाएंगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। अब देखिए ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में आप जानते हैं कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बना सेल बॉडी में, और उसके बाद वो यहाँ इस वाली जो आप यहाँ पे सिनेप्स भी देखते हैं, यहाँ पर आके वो क्या होता है? निकल जाता है, मतलब कि सेक्रीट आउट हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बनते हुए और यहाँ एक रास्ता इसे बीच में मिलता है और यहाँ पर ये रिलीज़ हो जाता है। जो ये रास्ता है, जो ये ट्रैक है, ये किसके जैसे? एक ट्यूब है, छोटी जो पतली पतली सी ट्यूब हैं, इन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली ऐसे ही खाली जगह में बहता हुआ नहीं आता है, इसे एक ट्रैक चाहिए होता है। जो ट्रैक है वो किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आप उसे कहते हैं, जो ट्रैक है। अब ये ट्रैक की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से और यहाँ लेके आ रही हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ फ्लो करता हुआ, ये एक पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, और ये यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आप एज्यूम करिए, तो ये यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। अब ये जो जब हम इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसमें ना टाउ प्रोटीन्स होती हैं, इनका नाम है टाउ, मतलब आप समझिए ताऊ जी। तो ये जो
टाउ प्रोटीन्स हैं ये ही माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक सही सड़क बनाती हैं, मतलब कि एक जो ट्रैक है उसका प्रॉपर बनाती हैं, उसको स्टेबलाइज करके रखती हैं ताकि ये जो रास्ता ये प्रॉपर बना रहे और न्यूरोट्रांसमीटर इधर से इधर ट्रैवल कर सके। ठीक है, अब ये जो टाउ प्रोटीन्स हैं जब हमें क्या हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, तो दिस इज़ द नॉर्मल, ये नॉर्मल फिनोमिना है जो आपके ब्रेन में हो रही है जब आपको अल्जाइमर नहीं है। अल्जाइमर नहीं है तो आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर ट्रैवल करता है थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो टाउ प्रोटीन्स जो हैं उसको स्टेबलाइज करके रखती हैं। क्या करके रखती हैं? स्टेबलाइज करके रखती हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपको अल्जाइमर होगा तो अल्जाइमर के बाद, अल्जाइमर डिजीज़ के होने के बाद की सिचुएशन कैसी होगी? तो अल्जाइमर डिजीज़ के होने के बाद बेसिकली क्या होता है कि जो ये टाउ प्रोटीन्स होती हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो जैसे ही अल्जाइमर डिजीज़ होती है तो ये देखा गया कि जो टाउ प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से डेकोरेटेड वे में थी, जो एक बहुत अच्छे से ट्रैक बना रही थी, अब ये जो टाउ प्रोटीन्स हैं ये आपस में मिल जाती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एग्रीगेट या फिर क्लम्प्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट्स या फिर क्लम्प्स कहते हैं। ये जो टाउ प्रोटीन्स हैं ये सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में झुंड जैसा बना लेती हैं जिसे हम क्लम्प्स कहते हैं। जब ये टाउ प्रोटीन ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या हमारी ये जो रोड है, क्या ये जो ट्रैक है, क्या ये टूट नहीं जाएगा? तो सेम जैसे आप इन प्रोटीन्स को जब क्लम्प्स करेंगे, जब ये अल्जाइमर डिजीज़ में जब ये क्लम्प्स हो जाएंगी तो जो हमारा ट्रैक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वो ब्रेक होने लग जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सही रास्ता ना होने की वजह से इधर उधर ही रुक जाएगा, मतलब वो इधर से इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? जो क्लम्प्स बनते हैं, ये क्लम्प्स जब देखते हैं आप अल्जाइमर डिजीज़ में तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जो क्लम्प्स हैं, जो एग्रीगेट है, जो गुच्छे हैं, ये क्या होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो और उलझ जाते हैं। क्या बना लेते हैं? उलझ के, उलझना ही तो हमारा कहला रहा है टेंगल्स। तो ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स हैं ये कैसे बनते हैं, किसके बनते हैं? टाउ प्रोटीन्स के बनते हैं। टाउ प्रोटीन्स जब अल्जाइमर डिजीज़ में देखी गई हैं कि जब ये डेवलप्ड होता है, मतलब न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, तो जो टाउ प्रोटीन्स हैं ये किसी वजह से ये पास आके क्लम्प्स बना लेती हैं और हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके ट्रैक को डिस्टर्ब करती हैं, डीस्टेबलाइज्ड करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ बनता है वो इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, एक्सोनल की तरफ जाके ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। दिस इज़ आवर फर्स्ट मैकेनिज्म। नाउ कम्स टू सेकेंड मैकेनिज्म। So the next point is accumulation of beta amyloid peptide। ये बीटा एमाइलॉइड जो पेप्टाइड है इसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है जब आपको अल्जाइमर डिजीज़ होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के दो फैक्टर हो गए, एक हो गया बीटा एमाइलॉइड का एक्यूमुलेशन और फर्स्ट अभी हमने पढ़ा था न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। तो ये बीटा एमाइलॉइड कहाँ से आया, कहाँ से इकट्ठा होना शुरू हुआ, ये सारी प्रोसेस हम देखते हैं जो बहुत सिंपल है, आप ये देखने के बाद डरिएगा नहीं। एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं APP। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। अब ये जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स हैं ये कहाँ मिलती हैं? ये बेसिकली मिलती हैं जो जैसे ये न्यूरॉन अगर हम बना लें तो न्यूरॉन में की जो वॉल होती है, जो न्यूरोनल सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, जो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर ये मिलती हैं। क्या? एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। प्रीकर्सर मतलब जो जन्मदाता है, ये समझ के चलिए कि जो एमाइलॉइड है ना इसको जन्म देगा कौन? एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। कहाँ मिलता है? न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ मिलता है, राइट। अब देखिए जो APP जो मैंने यहाँ लिखा है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, तो ये मैंने बताया ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर मिला हुआ है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज़ एमाइलॉइड
प्रिकर्सर प्रोटीन। अब देखिए ये जो APP है ये क्या होगा, ये जो एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है बेसिकली ये ईजिली क्या हो जाता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है। कैसे ईजिली डाइजेस्ट होता है तो हम इसको देख लेते हैं। तो डाइजेस्ट होने के लिए इसको कोई डाइजेस्ट भी तो करेगा। बेसिकली हमारे 3 जो एंजाइम्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा सेक्रेटेज, क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 ऐसे एंजाइम हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सेक्रेटेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं, मतलब क्लीविंग ऑफ द APP। ये जो पूरा APP का स्ट्रक्चर है, देखिए जो APP का स्ट्रक्चर है ना, इसमें बेसिकली एक तो ये पार्ट आप जो रेड कलर का देख रहे हैं, एक ये छोटा सा पार्ट है और इसमें 2 टेल लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा APP का स्ट्रक्चर है, एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें 3 एंजाइम हमारी बॉडी में है जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा गामा सेक्रेटेज। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा नॉर्मल कंडीशन में अल्फ़ा और गामा ही इसको डाइजेस्ट करते हैं, बीटा जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। बेसिकली अल्फ़ा और जो गामा है वो आते हैं और इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो जो अल्फ़ा है वो एक कट यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। तो इस वाले पार्ट को अगर हमें किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना है तो किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो अब इसको खाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में कौन डिवाइड करेगा, सेक्रेटेज। कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा गामा, जिसमें कि अल्फ़ा और गामा ये दोनों एंजाइम हमारे एक्टिवेट रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में और ये इसको एक पार्ट यहाँ से ब्रेक करते हैं। देखिए टेल के पास से नहीं करें, ये जो इसकी आगे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टेल नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, इसके पास से नहीं करेगा, यहाँ से करेगा, बिल्कुल देख रहे हैं। तो यहाँ से एक कट लगाया, तो जब ये कट लगेगा तो ये पोर्शन आपका कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझिए ध्यान से, जब हम इसको यहाँ पर एक कट लगाएंगे, किसने लगाया ये कट, अल्फ़ा ने लगाया, और अल्फ़ा ने इसको जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो ये पार्ट जो टूट के अलग हुआ वो ये हुआ। नेक्स्ट जब यहाँ पर एक कट लगेगा, कौन लगाएगा ये कट, ये जो वाला जो इसने ब्रेक क्लीविंग हुई है ये किसने की है, गामा ने, और इसको यहाँ से एक कट लगाया है। तो जब हम यहाँ से कट लगा देंगे तो ये बीच वाला जो इस तरीके का पोर्शन है ये यहाँ बच जाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ मिल जाएगा। शायद ये क्लियर हुआ होगा आपको। अल्फ़ा और गामा एक कट यहाँ लगाते हैं और एक कट यहाँ लगाते हैं, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, बट मैंने यहाँ पर कट लगा के आपको थोड़ा शो किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्फ़ा जब यहाँ पर कट लगाता है तो ये पोर्शन ऐसे अलग हो जाता है, ये ऐसे अलग हो जाता है और ये ऐसे अलग हो जाता है। अब ये जो पार्ट्स हैं जो अलग हुए ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो एमिलॉइड है वो इतना नहीं बनता, ठीक है। तो जो एमिलॉइड है ये नहीं बना तो हमने लिखा नो एमिलॉइड। तो डाइजेस्टेबल हैं ये चीज़ें जब आपके अल्फ़ा और गामा काम कर रहे होते हैं। अब आती है बात किसकी, अल्जाइमर की। जब आप बूढ़े होने लग जाते हैं तो अल्जाइमर जैसी आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो होता क्या है कि जो अल्फ़ा और बीटा गामा में ये 3 एंजाइम थे, तो इस बार अल्फ़ा जो है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा डीएक्टिवेट होगा, काम नहीं करेगा। कौन एक्टिवेट हो जाएगा, बीटा। यहाँ पर जो काम शुरू होता है ये किसका शुरू होता है, बीटा का। अब अल्जाइमर डिजीज़ में बीटा और गामा ये दोनों काम करते हैं। अब बीटा जो है थोड़ा ख़तरनाक है। कैसे, बीटा क्या करता है, जो ये वाला पार्ट था जिसमें जो हमने कटिंग लगाई थी, एक बार यहाँ लगाई थी और एक बार यहाँ, अब बीटा ने क्या किया, इस कट को यहाँ ना लगा के, जो ऊपर ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्क किया उसने, यहाँ पर एक कट लगाया है, यहाँ ना लगा के कहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है ऊपर की तरफ। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फिर से बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बीटा और गामा दोनों की एक्टिविटी चल रही है किसमें, डिजीज़ में, अल्जाइमर में। अब यहाँ पर बीटा जो है वो यहाँ पर एक कट लगाएगा। तो जब इसने कट लगाया तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, अलग हो गया है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो पहले इसमें थोड़ा सा टूट जाया करता था, इस बार बिल्कुल अलग नहीं हुआ और ये पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ बचा रह गया है आपका। और
जो लास्ट वाला पोर्शन है वो सेम, गामा तो वही काम करेगा, इसने इसको ऐसे ही किया। तो जो ये वाला फ्रेगमेंट है जो बीच में बना इस बार, क्या ये और ये दोनों सेम है? ये लगते तो सेम है, लेकिन इसमें जो ऊपर का पोर्शन जो यहाँ चला गया था थोड़ा सा, इस बार बिल्कुल भी इस वाले पार्ट के साथ अलग नहीं हुआ। लगाने से जो ये फ्रेगमेंट बना है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बना, बिकॉज ये जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट इनसॉल्युबल था। जो पहले बनता था ये सॉल्युबल और डाइजेस्टिबल था, लेकिन इस बार जब बीटा और गामा ने काम किया तो ये वाला फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल था। और ये इनसॉल्युबल फ्रेगमेंट जब आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं बीटा एमोलॉइड। देखिए, जब ये इनसॉल्युबल फ्रेगमेंट्स बन गए बीटा एमोलॉइड के, तो बीटा एमोलॉइड के फ्रेगमेंट्स ये दो न्यूरॉन के बीच में जब आ जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों न्यूरॉन्स आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, अच्छे से अपनी मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी। तो जो मैसेज, जो सिग्नल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि जो जैसे अब ये जो क्लम्प्स बन गए हैं, अब जो ये एक्यूमुलेशन ऑफ द बीटा एमोलॉइड हो गया है, अब इसको साफ़ करने के लिए भी तो कोई आएगा। तो जैसे एस्ट्रोसाइट्स होती हैं या फिर माइक्रोग्लिया सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको क्लीन करने के लिए आती हैं। और आप जानते हैं साइटोकाइंस का रिलीज़ होगा जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करवाएगा, तो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन भी होने लग जाएगी। तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है, जो न्यूरॉन्स में जो सिग्नलिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको होता है अल्जाइमर, जिसकी हमने दो पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया है, जिसमें हो गया बीटा एमोलॉइड का एक्यूमुलेशन और फर्स्ट था हमारा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर डायग्नोज अल्जाइमर डिजीज़? MRI and CT scan you can do for the diagnosis of Alzheimer। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, सबसे पहले इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, अभी सपोर्टिव थेरेपी हमारी चल रही है, बट पेशेंट की केयर आपको रखनी पड़ेगी, कंफर्ट, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल हम कर सकते हैं बट इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। तो हम केयर कर सकते हैं, उसका कंफर्ट देख सकते हैं, उसकी पूरा ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। कुछ हमारी ड्रग्स हैं जैसे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमिन और डोनिपिजिल। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स कौन सी ड्रग है और क्या काम कर रही है? देखिए, ये देखा गया है, साइंटिफिक जो रिसर्च आ रही है उसमें ये देखा गया है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारी मेमोरी और थिंकिंग दोनों के लिए हेल्पफुल है। मतलब काफ़ी हद तक इसका एसिटाइल कोलिन का रोल है कि वो हमारी मेमोरी और थिंकिंग को बना रहा है। अब ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब ये कोलिनेस्टरेज एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेमोरी और थिंकिंग में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट हमें करना पड़ेगा। ये जो एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर रहा था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इनहिबिट करना पड़ेगा। तो ये हैं आपकी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमिन एंड डोनिपिजिल्स। ये कुछ ड्रग्स हैं और भी बाकी सपोर्टिव थेरेपी हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्जाइमर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।